दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। उस वक्त आप एक एफआईआर दर्ज कराने गई थी और किसी ने ये कहा था कि इस तरफ वर्दी पहनकर इस तरफ आकर देखो कैसे हाथ बंधे होते हैं। शायद 91 कैडर की आप अफसर हैं। मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उन दिनों में शिक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी, ऐसा कहते थे, और उसमें भी आप एक महिला हैं। मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी। जब पहली रात जब मैं गश्त के लिए निकल रही थी तो मेरी माँ का फ़ोन आया, वो इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि नहीं, गश्त पे। बोली भाई अगर ऐसे अकेले कैसे जा सकती हो? मैम, आपके जीवन साथी भी आईएएस अफसर हैं। कैसे एक वैवाहिक जीवन और ये प्रशासनिक जीवन, इन चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हैं तो पंजाब केसरी सिविल सर्विसेज डे पर आज एक खास शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा है। आज पंजाब केसरी पर हैं एडीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव। मैम, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस दिन की। धन्यवाद। और पंजाब केसरी पर आपका स्वागत। थैंक यू। मैं शुरुआत मैम करना चाहूँगा कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी, उस वक्त आप एक एफआईआर दर्ज कराने गई थी और किसी ने ये कहा था कि इस तरफ वर्दी पहनकर इस तरफ आकर देखो कैसे हाथ बंधे होते हैं। शायद ये बिल्कुल सही बात है। मैं हॉस्टल की प्रेसिडेंट थी और हमारा जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसमें भी हम लोग जाया करते थे शाम को। तो कुछ लड़कियों के साथ कुछ लड़कों को मिसबिहेव किया, मोटरसाइकिल पर थे और वो नंबर उन्होंने ले लिया और कहा कि नहीं, मुझे आकर बताया कि हम एफआईआर कराना चाहते हैं। तो एक थानेदार साहब जो यूनिवर्सिटी के थानेदार साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बस साइन करके कागज़ दे दिया कि ये हो गया। मैंने कहा नहीं, ये एफआईआर नहीं है, तो हम एक प्रॉपर प्रथम सूचना दर्ज करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना इतना जोश है तो इधर आके देख कितने हाथ बंधे होते हैं। तो उसके बाद के बदलाव की बात बताइए। मैंने उसी दिन तय किया कि फिर तो देखना ही पड़ेगा कि हाथ कितने बंधे होते हैं। मैम, बिहार से दिल्ली तक का सफ़र और सिविल सर्विसेज में फिर आपका आना, ये सफ़र थोड़ा घुमावदार रहा है। बिहार से पहले मैं स्कूलिंग के लिए, मेरे दो बड़े भाई हैं, हॉस्टल में पढ़ते थे, तो मैं भी उनके साथ निकल गई थी हॉस्टल में, वेस्ट बंगाल आसनसोल में। और वहाँ से 12वीं किया मैंने उत्तर प्रदेश लखनऊ से। और वही भाई जहाँ जहाँ गए मैं साथ साथ पीछे पीछे गई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मराठा से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उस समय का जो माहौल था, अभी भी शायद वैसा ही माहौल होगा कि जो सिविल सर्विसेज हैं इनको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी तैयारी करते थे, तो जब सभी कर रहे थे तो मैं भी तैयारी करती, मैंने भी प्रिपेयर किया। और मैं अपने एमए प्रीवियस में थी जब मैंने दिया था एग्ज़ाम पहली बार, और तब भी क्वालिफाई किया था। पर वो एक इंडिया इंफॉर्मेशन सर्विस करके एक सर्विस होती है, वो मिली थी। अब मैंने अगली बार जो दिया तो मैंने वो, तब तक इस बीच में ये कार्यक्रम हो चुका था जो हमारे थानेदार साहब का था, तो मैंने सिर्फ एक ही सर्विस भरी कि अगर मुझे कोई थानेदार साहब ने क्या कहा था? तो उन्होंने यही कहा था कि मतलब वर्दी लगा कर देखो कि कितनी दिक्कत आती है इस नौकरी में। तो मैंने अगले बार सिर्फ एक ही सर्विस भरी थी अपने प्रेफरेंस में, और इंडियन पुलिस सर्विस। तो ईश्वर की कृपा से नंबर भी आ गए और सर्विस भी मिल गई। और अब अगर मुझे कोई थानेदार साहब ने क्या कहा था? तो उन्होंने यही कहा था कि मतलब वर्दी लगा कर देखो कि कितनी दिक्कत आती है इस नौकरी में। तो मैंने अगले बार सिर्फ एक ही सर्विस भरी थी अपने प्रेफरेंस में, और इंडियन पुलिस सर्विस। तो ईश्वर की कृपा से नंबर भी आ गए और सर्विस भी मिल गई। और अब 31 साल। मैम, 1991 कैडर की आप अफसर हैं। मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उन दिनों में शिक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी, ऐसा कहते थे, और उसमें भी आप एक महिला हैं। मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी। दोनों की पृष्ठभूमि शिक्षा की है। मेरे फादर वाइस चांसलर रहे हैं, मेरी माँ कॉलेज में पढ़ाती थी। तो ये जब मेरे दोनों भाई बाहर पढ़ने गए तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो स्नेह की वजह से, और कोई कारण नहीं था। वो चाहते थे कि मैं साथ रहूँ। पता नहीं, मैंने एक दिन कह दिया कि मुझे बाहर नहीं भेज रहे हो क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मैं उस दिन वो दिन था और मेरे माता पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हें जो करियर जैसा जो करना है
बिल्कुल आगे बढ़ो और करो, और हम लोग साथ हैं। एंड उनका पूरा पूरा सहयोग मेरे साथ रहा है। आप सही कह रहे हैं, ये वो समय था जब पुलिस में ख़ास तौर पे बच्चियां महिलाएं आती नहीं थी। और एक मैं इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी थानेदारी ट्रेनिंग में 3 महीने की थानेदारी करनी होती है, यही मंगलवारा भोपाल में की थी। तो मैं जब पहली रात गश्त के लिए निकल रही थी, और मैम मंगलवारा को बहुत संवेदनशील भी माना जाता है। हाँ, बहुत ही संवेदनशील, और ये 93 की बात है तो आप समझ सकते हैं कि और कितना ही संवेदनशील होगा। जब पहली रात जब मैं गश्त के लिए निकल रही थी, तो मेरी माँ का फ़ोन आया, वो इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि नहीं, गश्त पे। बोली भाई अगर ऐसे अकेले कैसे जा सकती हो? तो मैंने कहा कि आप लोगों ने ही तो भेजा है इस नौकरी में, अकेले इसलिए जाना पड़ता है ताकि दूसरे सो सकें। तो माँ को तब भी वो माँ ही थी, उनको घबराहट थी कि रात को गश्त पे अकेले निकल रही। मैंने कहा माँ, मुझे एक बेटी की तरह मत देखो, एक अधिकारी की तरह देखो, और ये मेरा काम है गश्त पे जाना। तो बहुत ही सपोर्ट और सहयोग रहा मेरे पेरेंट्स का। मैम आपके जीवन साथी भी IAS अफसर हैं, कैसे एक वैवाहिक जीवन और ये प्रशासनिक जीवन, इन चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? क्या कई बार तो कठिनाइयाँ भी आई होंगी? नहीं, ये बिल्कुल सही है। बहुत ही चैलेंजिंग है ये सामंजस्य बैठालना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जो जीवन साथी है उनका अगर आपको पूरा समर्थन और सपोर्ट है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी बन सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मैं महिला अपराध में काम कर रही हूँ, तो कई ऐसी बातें हैं जो तो उनका सहयोग मुझे मिल जाता है, उन एजेंसीज का भी सहयोग मिल जाता है, क्योंकि मनु जी का भी पूरा इंटरेस्ट है कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। जो इनिशियल जो शुरू के साल थे जिसमें बच्चियां भी थी, उनको बड़ा भी करना था, तो मेरे जो सास ससुर थे अपने रिटायरमेंट के बाद हमारे पास शिफ्ट कर गए थे। तो दोनों बातें हुई, उनसे बहुत संस्कार मिला बच्चों को, और जो सहयोग सपोर्ट हो सकता है बुजुर्गों का घर में, वो मिला। ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगी जितने सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं कि ये सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा अपने बुजुर्गों का आदर करना, उनका अपने संस्कार को बनाए रखना। क्योंकि आप कहीं भी जाएं, किसी भी पद पर जाएं, आपको जब तक आपके परिवार का सपोर्ट नहीं है तब तक बहुत मुश्किल है कि आप अपना सबसे जो बेहतरीन काम है वो आप कर सकें। जिन दिनों में मैम आप सिविल सर्विसेज में आई, उन दिनों तो बहुत सारी चीज़ों की कमी हुआ करती होगी। आज एस्पायरेंट्स के पास बहुत कुछ है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम इंटरनेट की बात करें, फ़ोन की बात करें, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की बात करें, तो उन युवाओं को क्या संदेश देंगी जो आज तकनीकी रूप से पूरी तरह सुदृढ़ है? एक्चुअली हकीकत तो ये है कि हमारे देश को बहुत आवश्यकता है बहुत अच्छे अधिकारियों की। तो जो तैयारी कर रहे हैं, मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि तकनीक बहुत आवश्यक है, लेकिन जो एक ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, जो एक मानवतावादी होना चाहिए, उस राह को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रशासक बनते हैं, चाहे वो पुलिस में हो या प्रशासनिक अधिकारी किसी अन्य महकमे में हो, तो जितना आप तकनीक का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा दो बातें हैं, उतना ही ज़्यादा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसकी कमी आएगी, क्योंकि आप तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और हर चीज़ बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे देश के लोग हैं उनसे मिलना कब नहीं करना चाहिए। जो आपके पास आए किसी भी शिकायत की वजह से, तो ये कह देना कि भाई आप वो बाहर वो जा करके और टाइप करके और भेज दो, और या फिर मुझे मोबाइल पे भेज दो, या मेरे मेल आईडी पे भेज दो। मेरे ख्याल से अभी हमारा देश इतना परिपक्व नहीं हुआ है, हमारे देश की जनता इतनी परिपक्व नहीं हुई है। और दूसरा, कई बार लोगों को मुलाकात करके ज़्यादा संतोष महसूस होता है और लगता है कि वाकई में नहीं, मेरी मदद की जाएगी। तो दोनों ही बातें हैं। वो तकनीक आप तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। आज के डेट में अगर आप इंटरनेट पे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण हमेशा साथ में रखना चाहिए कि आने वाले समय में ये तकनीक आपके काम के लिए है, आप इसका प्रचार प्रसार भी करें अपने सबऑर्डिनेट्स में, पर जो किसी से मिलकर
जो आपके पास आपसे मदद मांगने आएगा, जब आप अधिकारी बनेंगे या कहीं पहुंचेंगे, तो वो मिलना ना छोड़ें, वहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल ना करें, वहाँ पर खुद उपस्थित होने की कोशिश करें या लोगों से जितना मिल सके उतना व्यवहारिक होने की कोशिश करें। मैम, आपको जमीन से जुड़े होने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाना जाता है। जो नव नियुक्त हैं बड़े अफसर या जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, वो कैसे जमीन से जुड़ करके लोगों की समस्याओं को जाने, और आपका जो ये व्यवहार है अगर वो अपनाना चाहते हैं तो क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप निकल कर बाहर खुद फील्ड में नहीं देखेंगे कि व्यवस्था कैसी है और सिर्फ अपने मातहतों जो कह रहे हैं उन पर विश्वास करते रहेंगे, तो आप कभी भी वाकई में नहीं जान पाएंगे कि आपका खुद का परफॉर्मेंस कैसा है और जो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उन तक आपकी सोच और या आपका काम पहुंच भी रहा है कि नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आउटरीच, लोगों से के बीच में जाना, उनके बीच में उठना बैठना, मिलना, बात करना। और ये मेरे ख्याल से सबसे पहले शुरू होता है आपके खुद के दफ्तर से। अगर आपके दफ्तर का आखिरी इंसान आपके पास सीधे आकर अपनी बात नहीं रख सकता है, तो फिर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके पास सारी बातें कभी नहीं पहुंचेंगी। तो जुड़िए, सभी से जुड़िए और सबसे पहले ये काम अपने दफ्तर से शुरू कीजिए, अपने ऑफिस से शुरू कीजिए, और आपको ऐसी बातें पता चलेंगी अगर आप उनको खुल के बोलने का मौका दें। ये नहीं कि वो एक हायरार्की है तो फिर वो बड़ा अधिकारी है मैं कैसे बोलूं। अगर आप बिल्कुल उनसे कहिए कि नहीं, आप स्पष्ट बात करो, सही बात करो, मुझे बताइए कि क्या है, चाहे आम पब्लिक हो या कोई हो, तो आपको लोग बताएंगे और लोग बात करते हैं, और तभी आप जुड़ते हैं उन मुद्दों से, उन लोगों से, और आपकी सोच बनती है कि भाई इन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये व्यवस्था में हमारी ये कमी दिख रही है या हमारे सिस्टम में ये फॉल्ट है, कमी है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो मेरा तो ये विश्वास है कि जब तक आप पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छा अधिकारी बनना थोड़ा मुश्किल काम है। ये थी मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा में सुदृढ़ता लाने वाली एडीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव। राजधानी भोपाल से पंजाब केसरी के लिए विवान तिवारी, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश गिरी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।